नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रेखा मेनन जी की, जिनको कि नास्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये पहली वोमेन है जो कि नास्कॉम के इतिहास में अभी जो पहली बार चेयरपर्सन बनी है। ओके, तो अभी हम इस लेक्चर में जानेंगे कि नास्कॉम का रोल क्या है इंडियन आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री में, और मतलब किस तरीके से मतलब ये आगे बढ़ा रही है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाकर चल रही है या फिर टारगेट बनाकर चल रही है कि किस तरीके से आईटी इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाया जाए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी यहाँ पर नास्कॉम के बारे में काफी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो वो भी ना उसको, नास्कॉम को ऐसे देखते हैं कि मतलब ये एक ऐसा दायरा है कि जो आने वाले समय में भारत की आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला देगा। ओके, तो अभी देखो, भारत में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स पनपते हैं। अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वहां पर भी ज्यादातर, अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन एप्स ही ज्यादातर डेवलप हो रही हैं। वही उसी के रिगार्डिंग स्टार्टअप्स जो है ना बनते जा रहे हैं, ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो ये नास्कॉम है जो मतलब कि ओवरऑल ओवरव्यू देखती है। ओके, तो मैं जैसे एक बात करूं, जैसे किसी देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए सरकार है। ओके, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना अपेक्स बॉडी है हमारे देश की, जो मतलब चलाएगी, सभी संस्थानों को देखेगी। और जब यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर सभी सेक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नास्कॉम की वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री के रिगार्डिंग या डिजिटल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग किस तरीके से उसको संभाल कर चलना है, तो उसके बारे में नास्कॉम देखता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कब इसको बनाया गया, इसके रोल क्या है, बीपीओ इंडस्ट्री क्या होती है, आईटी इंडस्ट्री क्या होती है। तो इस सब मुद्दों के ऊपर अभी अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो रेखा मेनन जी को बनाया गया है नास्कॉम का चेयरपर्सन। तो अभी देखिए, जो रेखा मेनन है ना, तो अभी ये पहले किसकी चेयरपर्सन थी? ये पहले चेयरपर्सन थी एकेंचर इंडिया की। तो ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसी दायरे में ये जो ना डील करती है। इसके अलावा एकेंचर कैपिटल नाम की भी इसकी जो है कंपनी है। मतलब कि अगर किसी स्टार्टअप को पैसा चाहिए तो वो उसको पैसा भी अवेलेबल करवाते हैं कि आप अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करें। अगर अभी अभी छोटा स्टार्टअप है तो आने वाले समय में वो बड़ा हो। अगर आज वो कंपनी जो है ना 10,000 रुपए की या फिर 2 लाख रुपए की उसकी वैल्यूएशन है, तो आने वाले समय में वो कम से कम 10,000 करोड़ तक पहुंचे, 20,000 करोड़ तक पहुंचे। मतलब ये यहाँ पर इस तरीके की सपोर्ट रहती है। वेंचर कैपिटल की मैं बात करूं तो यहाँ पर उसी के चेयरपर्सन थी, तो जिनको कि अभी अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ओके, तो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज का यहाँ पर ये एक तरीके से एपेक्स बॉडी बॉडी है। पूरे इंडिया में जितनी भी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी जो है यहाँ पर डेवलप है या काम कर रही है, तो पहली वोमेन है ये। ओके, तो अभी 30 साल का इतिहास है नासकॉम का, तो पहली बार मतलब कि कोई किसी वोमेन को चेयरपर्सन लगाया गया। और इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन है वो टीसीएस के हैं। ओके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उनका नाम है कृष्णन रामानुजम। ओके, तो वो वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं नासकॉम के। तो अगर आगे आगे बात करें नास्कॉम के बारे में, तो ये एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, मतलब ऐसे है कि यहाँ पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट का यहाँ पर गवर्नमेंट रोल नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। जैसे कोई हम कहे ना कि प्राइवेट अदारा मिलकर जो है ना आपस में कोई एसोसिएशन बना ली, तो इस तरीके से ये प्रोमिनेंट एसोसिएशन है। ओके, तो एडवोकेसी ग्रुप है यहाँ पर, मतलब कि सलाह भी दी जाती है कि अगर कोई कंपनी कोई यहाँ पर डिजिटल मायने में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसको सलाह भी दी जाती है कि भाई आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसा करो। अगर हम पर्टिकुलरली आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या क्या फायदे रहेंगे आने वाले फ्यूचर में, किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है या फिर बीपीओ इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग आइडियाज शेयर किए जाते हैं इनके द्वारा। ओके, मतलब जिस तरीके से भी सपोर्ट होना, तो हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वहां पर उसको सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम एनपीओ भी बोलते हैं। और इसके अलावा अभी इसकी जो कुल वैल्यूएशन है ना, मतलब अगर हम बात करें इंडियन आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री की बात करें, तो कुल जो वैल्यूएशन है वो 194 बिलियन डॉलर के आसपास की है। ओके, तो ये इन सभी कंपनीज की, मतलब जितनी भी यहाँ पर ओवरऑल ओवरऑल कंपनीज आएंगी तो उनका एपेक्स बॉडी है। तो 194 बिलियन डॉलर काफी यहाँ पर वैल्यूएशन है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा करना है। ओके, तो इसको हमारे स्टार्टअप्स को और बड़े पैमाने पर ग्रो करना है, तो उसी के ऊपर फोकस हमारा नास्कॉम करता है। तो इसके अलावा बात करें तो एक प्रीमियर ट्रेड बॉडी है। ओके, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ओके, मतलब कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कैसे जो है ना इंडिया में आके लेकर जाना, तो यहाँ पर
2900 मेंबर कंपनीज है इसके अंतर्गत। ओके, तो जिनकी ये एपेक्स बॉडी है। ओके, तो 2900 मेंबर कंपनीज काफी ज्यादा तादाद, तो ये और बढ़ेगी। ओके, तो इतनी नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, और भी बहुत सारा टारगेट है इसका जिसको और बढ़ाना है। और यहाँ पर चाहे आप इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज की बात कर लो, चाहे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लो, ओके, जिनकी प्रेजेंस है इंडिया में। ओके, तो वो ये सब कंपनीज है 2900 मेंबर कंपनीज जो कि यहाँ पर इसके अंतर्गत काम करती हैं। तो मतलब कि यहाँ से सलाह लेकर, यहाँ से डायरेक्शन लेकर आगे बढ़ती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नास्कॉम ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसका नाम है 10,000 स्टार्टअप्स। 10,000 स्टार्टअप्स इन 2013, तो 2013 में शुरू हुआ। और यहाँ पर 10 सालों के अंतर्गत 2023 तक ये चाह रहे हैं कि कम से कम हम इस तरीके से आगे बढ़े कि 10,000 नए स्टार्टअप जो है ना भारत की इकोनॉमी को दे, उनको सपोर्ट करें, इम्पैक्ट मतलब इनके इनके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो और ये आगे प्रोग्रेस करे। तो 2023 तक यहाँ पर ये चाह रहे हैं कितने स्टार्टअप्स बने। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं एनुअली जो करवाए जाते हैं। ओके, तो जिसके चलते ये स्टार्टअप्स को टारगेट करते हैं कि इंडियन इकोसिस्टम में कैसे डेवलप किया जाए स्टार्टअप्स को। वो कहीं अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू हुआ है तो ऐसा ना हो कि शुरू हुआ है तो एक साल के अंदर अंदर ही वो बंद हो जाए। मतलब इस तरीके से सिनेरियो बनाकर ना, तो इस तरीके से गाइडेंस देकर एक छोटे से छोटे स्टार्टअप को भी कोशिश की जाती है कि ये बड़ी कंपनी बने आने वाले समय में। तो उनको नर्चर किया जाता है इस तरीके से कि इंडियन इकोसिस्टम में वो रहना सीखना शुरू करते हैं कि कैसे स्टार्टअप ग्रो करेंगे। उनको यहाँ पर डेवलप किया जाता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो तब्दील हो, और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना उतने बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो उसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपना किसी भी चीज को एक्सपेंशन करनी है तो यहाँ पर आपको वर्कफोर्स चाहिए ही चाहिए। तो वर्कफोर्स चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है लोगों के सामने। अच्छा सैलरी जो है, सैलरी पैकेज वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो जाती है कंपनी की। अगर वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसका भी फायदा है, इन्वेस्टर्स का जो पैसा है। ओके, तो आने वाले समय में उसका यही चांसेस रहते हैं कि अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इन्वेस्टर जिन्होंने जितना भी पैसा लगाया किसी पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर स्टार्टअप में। ओके, तो आगे बात करें, तो आगे हम बात करें कि आईटी इंडस्ट्री क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा। ओके, तो यहाँ पर जहाँ इन्फॉर्मेशन को आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, स्टोर करना चाह रहे हो, आगे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर किसी कंपनी के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा है। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जनरली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पर जब बातचीत की जाती है। एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जहाँ पर सभी तरह के हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कुछ जो है इक्विपमेंट होते हैं जो कि लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूजर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा ही वो ऑपरेट होते हैं। जैसे हम पासवर्ड कहते हैं, मतलब कि कोई ऑफिशियल वर्क हो गया कि मतलब कोई काम करना है तो मतलब बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाए। ओके, जैसे आधार कार्ड का डाटा हो गया। ओके, तो ये मतलब अब आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर के साथ ही रिलेटेड हो रहा है ना। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि मतलब वो सब चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। तो अगर बात करें बीपीओ की, तो यहाँ पर बीपीओ का मतलब निकलता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये क्या चीज होती है, ये इसका मतलब होता है यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं कि जिस पैमाने पर ऐसा होता है कि जो भी हमारे ऑपरेशन है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, तो मतलब कोई थर्ड पार्टी करेगी, कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होगा जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ जो है ना, जो मेन कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। जैसे यहाँ पर कोका कोला की एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कोको कोला पहले क्या करती थी, अभी भी करती है बहुत बड़े पैमाने पर, तो मतलब जो अपना सप्लाई चेन का सेगमेंट है ना, तो उसको यहाँ पर वो आउटसोर्स कर देती थी। आउटसोर्स मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को टेंडर दे दिया कि सप्लाई चेन का काम आपने देखना है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या करती थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी इन्होंने। जो इनकी कोका कोला, जो इनकी कोल्ड ड्रिंक बनती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इनका भी ऐसा है, देखो ये ऐसा नहीं है कि जो कोका कोला हम यहाँ पर पी रहे हैं तो वो बाहर से ही जो है एक्सपोर्ट की जा रही है, तो यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पहुंच रही है। यहाँ पर पर्टिकुलरली प्लांट्स लगाए हुए हैं कोका कोला ने, पेप्सी ने, भारत में अलग अलग राज्यों में, ओके, अलग अलग शहरों में। तो वहां पर ऐसा है कि सिर्फ जो फॉर्मूला होता है ना, तो वो डालने आते हैं। तो उसका स्पेसिफिकली मतलब उसको भी कोड में रखा होता है कि मतलब फॉर्मूला लीक ना हो। तो उस फॉर्मूले के चलते ही इनका कोका कोला या पेप्सी वगैरह जो है ना ये बिकता है। अभी पेप्सी जो है ना वो भी कोका कोला के अंतर्गत ही आ गया है, तो अभी इसने खरीद लिया है कोका कोला ने पेप्सी को। ओके, तो अभी इस तरीके से
सप्लाई चेन में उसको आउटसोर्स कर दिया कि सप्लाई चेन के लिए जो थर्ड पार्टी है वो काम करेगी कि कहाँ पर सामान पहुंचाना है, कहाँ पर जरूरत है, तो वो देखेंगे। इनका काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने का। जैसे मैं एक और इसकी और एग्जांपल लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर मैं कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि वो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर फैले। ओके, तो इंडस्ट्री बने वो बड़ी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो मेरे कस्टमर्स है ना, तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो उनको सेटिस्फाई तभी कर पाऊंगा जब उनके बारे में मुझे पता होगा, वो अपने क्वेश्चन मुझे कर पाएंगे। ओके, तो इसके चलते जैसे जो नॉर्मली कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, कॉल सेंटर्स को हायर करती है। तो कॉल सेंटर वो थर्ड थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि यहाँ पर काम करेगा हमारे बिहाफ के ऊपर, कि हमारे कस्टमर्स का आपको कॉल आएगा। ओके, तो आप जो भी उनकी क्वेरी होगी तो उनको आपने ऐसे जवाब देना है। तो उन कॉल सेंटर के लोगों को भी ना, हम जो है ना, अगर मेरी कंपनी है तो मैं उनको खुद ट्रेन करूंगा कि आपने अगर ये सवाल पूछे तो क्या ये जवाब देना है, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना है। नहीं तो ये आप जो है ना अपनी कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो किसी हायर अथॉरिटी को, मतलब वो जो है ना वो सीधे बात कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है ना, तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस को थोड़ा आउटसोर्स कर दिया। ओके, तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो हमने थर्ड पार्टी को भी दे दी कि आप जो है ना हमारे बिहाफ पर ऐसा काम करोगे। तो इस यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर जो हमारी जो नास्कॉम है तो इनको भी मतलब रेगुलेट करके चलती है। यहाँ इसके रिगार्डिंग भी जो जो नई बातें आती तो इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती है, और कोशिश करती है कि जो छोटी कंपनी है ना वो आगे बढ़े। ओके, तो बड़ी कंपनी में वो कन्वर्ट हो। तो आखिर में हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे कि जो यहाँ पर देखो, अभी फर्स्ट वोमेन है, अभी 30 साल का इतिहास है नास्कॉम का। तो पहली बार किसी वोमेन को चेयरपर्सन लगाया गया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या भारत में वोमेन के प्रति कुछ इक्वालिटी का भाव सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि नहीं? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर हम यहाँ पर पार्लियामेंट की ही बात कर लें तो 2008 की बात है जब पहली बार ना एक बिल लाया गया कि 33% रिजर्वेशन देंगे वोमेन को पार्लियामेंट में। तो लेकिन वो लोकसभा में तो पास हुआ, राज्यसभा में जब वो बिल गया तो वो पास ही नहीं हुआ। ओके, तो मतलब वो काम वही का वही पेंडिंग रह गया। उसके बाद कोई किसी सरकार ने उसके ऊपर दोबारा से मतलब कोशिश ही नहीं की कि दोबारा से कुछ बिल को लेकर आया जाए या पास करवाया जाए। तो ये सिचुएशन है अभी पार्लियामेंट की, मतलब कि वोमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो कम होती जा रही है। हर एक लेवल पर आप देखोगे ना तो पार्टिसिपेशन जिस तरीके से मेन की है उस तरीके से वोमेन की पार्टिसिपेशन नहीं है। तो आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हो? ओके, तो जो भी सोचते हो ना तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करो, फीडबैक दो। और लेक्चर आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आंसर दो, और शेयर करो इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।